प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, मैं अब तक आपको यहाँ तक की बातें बता चुका था कि रक्त जब एक से दूसरे में ट्रांसफरेशन किया जाता है तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। रक्त संग्रहण के पश्चात जिस व्यक्ति से रक्त लिया जाता है उस व्यक्ति को कुछ देर तक हम डॉक्टर की निगरानी में रखते हैं ताकि रक्तदान के कारण जो भी प्रतिक्रिया उसके शरीर में हो उस प्रतिक्रिया को हम क्या कर सके, भली भांति बचा जा सके, उससे उसका उपचार किया जा सके। वैसे तो रक्तदान के बाद में शरीर में कोई भी असामान्य प्रतिक्रिया नहीं होती है, फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। मनुष्य यदि प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसकी पूर्ति कितने दिन में हो जाती है? 2 से 3 दिन में हो जाती है। कल का देखना, मैंने आपको लिखवाया है कि यदि व्यक्ति रक्तदान में प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसकी पूर्ति 2 से 3 दिन में हो जाती है, और यदि रक्त ही कोशिकाओं का दान करता है तो ये 36 दिन के पश्चात रुधिर परिसंचरण प्रणाली में वापस प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज मैं आपको ट्रांसप्रेशन के बारे में बताऊंगा। आधान से पहले मरीज के रक्त का दाता के रक्त से, यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खून देता है तो क्या क्या बातें मिलान की जाती हैं, इस बात को हम क्या कह रहे हैं? आधान के नाम से जानते हैं। तो क्या करते हैं आधान से पहले? देखिए, पहला काम तो यही करते हैं कि आधान से पूर्व मरीज जिसको खून दिया जा रहा है उसका खून, और जो देने वाला है, दाता है, डोनर है, उसके रक्त से आपस में ए बी ओ और RH फैक्टर आदि का क्या कर लेते हैं? मिलान कर लेते हैं। एक और ए भाई 4 तो समूहीकरण हो गया। ए बी और समूहीकरण कौन कौन से रक्त आ गए? ए बी और O, ये चारों मिला लेते हैं। ये तो मिलाते ही हैं, इसके साथ साथ एक और फैक्टर मिलाते हैं, RH प्लस और RH माइनस, जिसको RH धनात्मक और RH किस नाम से जानते हैं? ऋणात्मक के नाम से जानते हैं। ये चीजें मिलाई जाती हैं। तो ये मिलाने के बाद क्या कर लेते हैं? इस प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सावधानी बरती जाती है कि रुधिर आपस में मेल करना ही चाहिए, यानी मिले आपस में रुधिर सेम हो तो ही इसको बॉडी एक्सेप्ट करती है। इसके पश्चात ही रक्तदान की जो प्रक्रिया है ना उसको संपादित किया जाता है। दूसरी बात, संग्रहित रक्त को जो इकट्ठा किया जाता है खून, उसको आधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले केवल 30 मिनट पहले ही निकालते हैं। कहां से? भंडारण से। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति को खून चढ़ाना होता है ना, उस व्यक्ति को खून चढ़ाने से पहले जो ब्लड का पाउच है, जो कौन सी निर्जमीकृत थक्कारोधी जो थैली है ना, जिसमें क्या रखा हुआ है? ब्लड रखा हुआ है, उस थैली को जो शीत भंडारण गृह है जिसमें उसको रखा है, प्रशीतित भंडारण से केवल 30 मिनट पहले ही निकालते हैं। अगर ज्यादा समय पहले निकाल दिया ना तो खराब हो जाएगा, इसलिए कितने देर पहले निकालते हैं? 30 मिनट पहले निकालते हैं। इसीलिए आपने अधिकांश से सुना होगा कि जो छोटे PHC CHC सेंटर होते हैं, छोटे अस्पताल होते हैं, वो सीधा ही रोगी को क्या कर देते हैं? बड़े अस्पताल के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, रेफर कर देते हैं, भाई इसको वहां ले जाओ। क्यों? इसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, और ब्लड को चढ़ाने से 30 मिनट पहले ही निकाला जाता है। कई बार क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां भी फंस जाती हैं कि दूसरी जगह ले जाकर के ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो उसको जानते हैं क्या करते हैं? एम्बुलेंस जाती है जो पूरी तरह वातानुकूलित होती है। कैसी एम्बुलेंस जाती है? जो प्रशीतित भंडारण में जिस तरह का होता है ना पूरा मापदंड, उसी तरह का मापदंड उस एम्बुलेंस के अंदर होता है। उसमें वो ब्लड रख करके उस हॉस्पिटल तक पहुंचता है। कहां तक? जहां उसको क्या करना है? ट्रांसप्रेशन करना, चढ़ाना है। तो इस प्रक्रिया में काफी कुछ खर्चा ज्यादा आ जाता है।
इसलिए क्या कर देते हैं, छोटे हॉस्पिटल मरीज को बड़े हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर कर। आगे तो बात समझ में। तीसरी बात, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। अब इसका मतलब समझो, अंतःशिरात्मक का मतलब हमारे शरीर में 3 प्रकार की नसें होती हैं। एक तो कौन सी, धमनियां, एक कौन सी, शिराएं, एक कौन सी, केशिका। अब आप पहले वाला अगर कोई वीडियो आपने अगर देखा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं, केशिका किसे कहते हैं। ये तीनों पॉइंट अगर आपने पहले वाली कोई वीडियो देखी हो तो उसको आपको समझ में आएगा। देखो धमनी के लिए तो मैंने लिखवाया था कि धमनियां शरीर में गहराई में पाई जाती है। पहले वाला जो हमारा वो वीडियो है, जैसे आपका हार्ट वाला वीडियो है, आपका सर्कुलरी सिस्टम वाला वीडियो है, आपकी रक्त वाहिनियों वाला वीडियो है, उन वीडियो में देखना मैंने लिखवा रखा है कि धमनियां गुलाबी रंग की होती है। हमारे शरीर में जो नीली नीली रसें दिखती है ना, ये सब शिराएं हैं। कैसी है ये सब शिराएं हैं। कैसी है, केवल शिराएं हैं। शिराओं का मतलब समझते हो क्या, शिराओं का तात्पर्य होता है कि जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा रुधिर बहता है जिनमें, इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। जो आपको आपके शरीर में नीली नीली नसें दिखती है ना, हाथों पे दिखती है, शरीर पर दिखाई देती है, ये सारी की सारी अशुद्ध खून की नसें हैं। और अशुद्ध खून की नसें हमेशा क्या होती है, सिरा होती है। सिरा शरीर में बाहरी तरफ होती है और धमनियां गहराई में होती है। कैसे महसूस करोगे धमनी, देखो यहाँ कलाई पर हाथ रखो, यहाँ पर हाथ रख करके देखते हैं तो जो मूवमेंट करती हुई दिखाई दे वो धमनी है। क्या है वो, धमनी है। आप यहाँ रख करके देख लो अपना हाथ, कान के पास यहाँ रख करके देख लो। आपको जहां भी यहाँ गले में दोनों तरफ हाथ रखा करके देखिए तो जो मूवमेंट करती दिखाई दे, इसका मतलब वो क्या है, धमनियों का रंग कैसा होता है, धमनियां गुलाबी रंग की होती है। क्यों होती है गुलाबी रंग की, क्योंकि धमनियों में कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर। इनके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है, इसलिए ये कैसे रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है। इनका काम क्या होता है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना। कहां से कहां ले जाती है धमनियां रुधिर को, हृदय से शरीर के समस्त अंगों की समस्त कोशिकाओं तक ले जाने का काम कौन करती है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल, ताकि हार्ट के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या कर सके, धमनियां सहन कर सके, फटे नहीं। शरीर में गहराई पाई जाती है। गहराई में क्यों पाई जाती है, क्योंकि हमको बाहर तो बार बार चोट लगती रहती है। अगर मान लीजिए चोट लग गई तो हार्ट तो अपना काम करेगा, पंपिंग करेगा, हार्ट जैसे पिछलेगा तो हमारी जो धमनियां हैं उनमें से खून का क्या निकलेगा, फुहारा बाहर आएगा और अधिक रक्त स्राव के कारण हम क्या हो जाएंगे, जल्दी बढ़ जाएंगे। इसीलिए धमनियां कहाँ है, शरीर में गहराई में पाई जाती है। शिराएं शरीर में ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है शिराएं, ऊपर। जो नीली दिखती है ये शिराएं हैं, इनमें रुधिर कम दाब से बहता है। इसमें रुधिर बहता है 7 किलोमीटर प्रति आवर, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खून बहता है धमनियों में। धमनियों में किस हिसाब से खून बहता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इतनी तेज गति से खून बहता है। जबकि हमारी जो है शिराएं, इनमें कैसे खून बहता है, बिना दाब के, दाब रहित खून बहता है। ये रुधिर को कहां ले जाती है, हृदय से शरीर के समस्त भागों तक ले जाने का काम करती है। और ये क्या करती है, शरीर की समस्त कोशिकाओं से रुधिर को इकट्ठा करके आती है। इनका काम हृदय से शरीर में ले जाना, और इसका काम क्या हो गया, शरीर से हृदय में हो गया उल्टा काम इसका। बिल्कुल, इसमें कपाट होते हैं। कपाट में उसको जानते हो, इस तरह की एक संरचना पाई जाती है जो रुधिर को केवल शरीर से किसकी ओर तो बहने देती है, शरीर से हृदय की ओर तो खून को बहने देती है, लेकिन हृदय से शरीर की ओर खून को नहीं बहने देती। जबकि इसमें कोई कपाट नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं पाया जाता है,
कपाट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड सीधा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने का काम करता है। और ये किसी का कैपिलरीज जिनको कह रहे हैं, ये क्या होती है कैपिलरीज? कैपिलरीज का तात्पर्य होता है कि धमनी और शिरा उत्तरोत्तर, जैसे मान लीजिए कि एक आपकी बड़ी धमनी है, ये धमनी आगे चल करके छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर बारीक इतनी छोटी धागे जैसी छोटी छोटी बिल्कुल बाल सदृश नलिकाएं बढ़ती चली जाती है कोशिकाओं के लिए। इन छोटी छोटी रचनाओं को किस नाम से जानते हैं बताओ? इन छोटी छोटी रचनाओं को कैपिलरीज के नाम से जानते। आगे होगा आपके समझ में कि कैपिलरीज क्या है, सिरा क्या है, धमनी क्या है। ये बातें इसलिए कही है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ये बात आई है कौन सी वाली, कि रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। अंतःशिरात्मक रूप का मतलब समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए हमने यहीं शिरा में डाल दिया, ये हमारी जो पूरी नसें दिख रही है, ये जो पूरी नसें दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी पूरी नसें सिराएं हैं। अगर यहीं मान लीजिए लगा दिया, ब्लड चढ़ा दिया और आउट हो गई, तो यहीं से क्या हो जाएगा, हमारा हाथ फूट जाएगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, या तो इसको ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं कि उसको अंतःशिरात्मक यानी बहुत गहराई तक कैनुला डाल करके, बहुत ज्यादा गहराई तक कैनुला का मतलब जान गए कोई प्रवेश नहीं, जो मैंने बताया थी प्लास्टिक किसी नलिका होती है जैसे लगाते हैं उस समय लगाते हैं, है ना, उसको बहुत गहराई तक डाल देते हैं। जब उसको बहुत गहराई तक डाल देंगे ना, तो वो क्या करेंगे, ब्लड को यहाँ जोड़ने का चांस खत्म हो जाएगा। मोटी सिरा से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ते हैं, जैसे ये मोटी है, अब एक तो यहीं जोड़े, इस वाली में टूट सकती है, और एक इसको कैनुला को यहाँ से प्रवेश कराएगा, गहराई में जाकर यहाँ ब्लड को छोड़ते हैं, तो फिर वो सीधा कहाँ चला जाता है, रक्त पौड़ी में चला जाता है, परेशानी नहीं आती है। इसको कहते हैं अंतःशिरात्मक रूप से क्या करना, रुधिर को चढ़। समझिए बात को, आगे बढ़ो। आगे मैं आपको बता रहा था कि रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। यह करीब 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है। कितनी देर में चलती है बताओ? लगभग कितनी देर? 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो कैनुला के माध्यम से संपादित होती है। रोगी में ट्रांसपोर्टेशन संबंधित प्रतिक्रिया है, जैसे मान लीजिए रोगी को खून चढ़ाया जा रहा है, उस समय क्या होगा, उसको बुखार आ सकता है। क्या आ सकता है उसको? बुखार। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या रहेगी, कमजोरी रहेगी। भाई कमजोर तो वो है ही, तभी तो उसको क्या किया जा रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है। तो उस समय क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को ठंड लग सकती है, ज्वर हो सकता है, उसके शरीर में दर्द भी हो सकता है, साइनोसिस प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की जो पल्स है ना, धड़कने, वो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ऐसी अनियमितता आदि को रोकने हेतु वहां किसका होना जरूरी है, एक कुशल चिकित्सक का वहां होना बहुत जरूरी है। इतनी बातें आप आदान के दौरान पॉइंट बना करके लिख लेंगे। तो आदान से पहले क्या क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1, आदान से पहले रोगी एवं दाता के रक्त का ए बी तथा ओ ग्रुप समूह के साथ साथ RS पॉजिटिव व RS नेगेटिव मिलान किया जाता है। एक पॉइंट आपका बढ़ गया। क्या पॉइंट बढ़ गया है, कि आदान से पहले रोगी और दाता के रक्त का ABO-RH आदि का मिलान किया जाता है। दूसरी बात, आदान प्रक्रिया के प्रारंभ करने से केवल
थैलियों को प्रशीतित भंडार से, किससे? प्रशीतित भंडारण क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। कितने मिनट पहले? केवल 30 मिनट पहले रखी थैलियों को भंडारण क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात लिख लो, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से प्रवेशनी के माध्यम से दिया जाता है। रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से प्रवेशनी, प्रवेशनी कब तक केंद्रता के माध्यम से दिया जाता है। यह लगभग 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है। कितने देर चलने वाली प्रक्रिया है? करीब 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है। रक्त देते समय रोगी में होने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं, रक्त देते समय रोगी में होने वाली आधान संबंधी प्रतिक्रियाएं, जैसे ज्वर, ज्वर मानी बुखार, ज्वर मानी क्या होता है? बुखार। अब इसके बाद ज्वर के बाद क्या आएगा? ठंड लगना। क्या आ जाएगा? ठंड लगना। ठंड लगने के बाद और एक बीमारी है जिसका नाम क्या होता है? साइनोसिस। क्या होता है? साइनोसिस, दर्द। साइनोसिस आदि की देखभाल के लिए इसे रखा जाता है, चिकित्सक को रखते हैं। हृदय की धड़कनों का हृदय की धड़कनों का घटना, बढ़ना आदि के लिए चिकित्सक का सहयोग लिया जाता है। किसका? चिकित्सक से सहायता लेनी होती है। ये बातें आपकी किसके दौरान हो गई है? ट्रांसपरेशन के दौरान हो गई। अब आपको मैं बताता हूं, रक्त स्रोत के आधार पर रक्तदान भी 2 तरह का होता है।
मेरे हिसाब से आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। देखिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। हाँ भाई, पॉइंट लिखो। रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान दो प्रकार का होता है। रक्त के स्रोतों के आधार पर रक्तदान दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समजात आधान। नंबर 2 समजीवी आधान। समजीवी आधान दो प्रकार का हो गया भाई। एक तो समजात आधान और दूसरे नंबर का कौन सा हो गया? समजीवी आधान। समजात और समजीवी। अब आप समजात आधान और समजीवी आधान की परिभाषा लिख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको समजात आधान के बारे में लिखवाता हूं। समजात आधान देखो, समजात आधान में क्या होता है? इसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से शिविर लगते हैं, बहुत से कैंप लगते हैं ना, बहुत सारे। और कैंपों में क्या किया जाता है पता है आपको? कि जो दाता होते हैं ना रक्त को देने वाले, वो बहुत सारे व्यक्ति दाता आते हैं और दाता आकर के और रुधिर का क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। और वो जब रुधिर का दान कर देते हैं, वो दान किया हुआ रुधिर प्रशीतित भंडारण में ले जाकर के और संग्रहित कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है रक्त की, तो फिर प्रशीतित भंडारण गृह से उस रक्त को अपने लिए वो स्वीकृत करवा लेता है। इस तरह का जो आधान है वो समजात आधान के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार का जो आधान है, हाँ भाई, मैं आपको बता रहा था दो प्रकार का आधान होता है। एक तो समजात आधान और एक होता है समजीवी आधान। तो समजात आधान का मतलब तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब बहुत से आपने देखे होंगे शिविर लगते हैं, रक्तदान शिविर, जैसे किसी के जन्मदिन पर लगाया जाने वाला शिविर, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से लगाया जाने वाला शिविर, किसी समाज सेवी के द्वारा लगवाया जाने वाला शिविर, उसमें बहुत सारे युवा बढ़ चढ़ करके रक्त का दान करते हैं। रक्त के दान के बराबर और कोई दान नहीं है। रक्तदान अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति को रुधिर का दान करना चाहिए ताकि किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी को बचाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण दानों में रक्तदान आता है, क्योंकि रक्त को बनाने वाली कोई फैक्ट्रियां नहीं बनी है अभी तक। कहीं भी कोई इस तरह की फैक्ट्री नहीं है जहां क्या किया जा सके, रक्त को बनाया जा सके। केवल ये मनुष्य की बॉडी के अंदर ही बनता है। और कई बार दुर्घटना हो जाने पर, किसी व्यक्ति को घातक बीमारी हो जाने पर, शल्य चिकित्सा के दौरान सिकल सेल एनीमिया या फिर हीमोफीलिया, ऐसी कई बीमारियां हैं जो लगातार बॉडी के अंदर क्या कर देती हैं? रक्त की कमी कर देती हैं।
ऐसे व्यक्तियों को रक्त की अति आवश्यकता होती है। ऐसे समय में क्या किया जाता है, जो दान दाता होते हैं रक्त के, उनके द्वारा इकट्ठे किए हुए रक्त को मैच करके, मिलान करके, ABO समूहीकरण करके, RS फैक्टर का मिलान करके और दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, ट्रांसफरेशन किया जाता है। इस प्रकार का आधान समजात आधान कहलाता है। मैं आपको शॉर्ट में एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखवाता हूं कि ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। समजात आधान, समजात आधान की परिभाषा कि ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समजात आधान कहते हैं। लिख दो यहां पर, समजात आधान कहलाता है। उसी प्रकार से नंबर 2, उसको कहते हैं हम समजीवी आधान। समजीवी आधान का मतलब समझ लीजिए एक बार। समजीवी आधान का तात्पर्य क्या होता है, देखिए कि ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। स्वयं का संग्रहित रक्त का मतलब समझते हो क्या? स्वयं के संग्रहित रक्त का मतलब ये होता है कि आपने ब्लड को डोनेट किया, तो आपके उस ब्लड को रुधिर बैंक जमा कर लेगा। सारी प्रक्रियाएं जांच करने के बाद आपके ब्लड को क्या कर लेगा, रुधिर बैंक जमा कर लेगा और जमा करके आपको एक कार्ड जारी कर देगा। जिस तरह से अपन बैंक में रुपया जमा करा देते हैं, हमें पासबुक जारी हो जाती है, उसी प्रकार से रुधिर बैंक जो ब्लड बैंक है वो एक कार्ड डोनेट कर देगा। क्या दे देगा आपको, एक कार्ड दे देगा। और जब भी आपको जरूरत पड़े या फिर आपने पहले अपना ब्लड दान कर दिया है, फिर आपको आवश्यकता है, तो आप उसी ब्लड को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का आधान क्या कहलाता है, समजीवी आधान कहलाता है। तो परिभाषा लिख देंगे कि ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का, ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। क्या कहलाता है, समजीवी आधान कहलाता है। अब आपकी ये दोनों परिभाषाएं क्या हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी है। देखिए, दान किए हुए रक्त जो डोनेट कर दिया गया है ना, उस ब्लड की बात करें कि दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण के द्वारा पृथक पृथक भी किया जा सकता है, अलग अलग कर लेते हैं। प्रसंस्करण का मतलब समझ गए, जैसे रुधिर को दान कर दिया, उसमें से RBC अलग कर लेना,
डब्ल्यूबीसी अलग कर लेना, ब्लड प्लेटलेट्स को अलग कर लेना, प्लाज्मा को अलग कर लेना, बिंबाणु जैसे बिंबाणु, श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, इनको सबको अलग अलग कर लेना ही क्या कहलाता है? प्रसंस्करण विधि के द्वारा रुधिर का पृथक पृथक करना कहलाता है। मानव के अलावा पहले तो मानवों में ही थी ये क्रिया, अब तो पशुओं में भी है ट्रांसलेशन किया जाता है। यानी पशुओं को भी जयपुर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, जहाँ जो कीमती पशु हैं जैसे घोड़ा है, बहुत सी अच्छी नस्ल वाली भैंसें, जाफराबादी है, मुर्रा है, महसाना है, जो महंगी महंगी भैंसें आती हैं, इनके भी अगर किसी प्रकार का कोई डिजीज हो जाता है तो वहाँ पर उसी प्रकार से इनका सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है और उनको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो उनके अंदर पशुओं में भी रक्तदान किया जाता है। इस तरह की बातें समजीवी और समझात आदान के दौरान की जाती है। इन दोनों परिभाषाओं के बाद एक लाइन और ले लो, इसी के नीचे एक लाइन ले लेंगे हम। उस लाइन में लिखिएगा कि दान किए हुए रक्त को दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक पृथक अलग अलग भी किया जा सकता है। जैसे क्या क्या निकाल लेना उसमें से? लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, बिंबाणु को आरबीसी, प्लाज्मा, बिंबाणु, आदि का अलग अलग भंडारण भी किया जा सकता है। और अब तो पशुओं में भी रक्तदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मानवों के अलावा अब तो पशुओं में भी रक्तदान संभव है। और ये आपका रक्तदान दो प्रकार के पॉइंट पूरा हो गया है। नया पॉइंट बनाएंगे रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। पॉइंट लिख देता हूं ऊपर में। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली
देखो क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं। पहली बात, जो अपन आधान में लिख चुके हैं ना, वही बातें आएंगी लगभग। जो बातें हम आधान में जान चुके लगभग वही बातें आएंगी। जैसे सबसे पहले दाता और रोगी के एवं प्रतिजन का मिलान कर लिया, दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्वों का ना होने की जांच कर ली, दोनों के रक्त में RH कारक विशेष रूप से RH&D मिला लिया, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित भंडारण करना होता है। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना है, किसी प्रकार से वो प्रदूषित न हो। संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में हो। आदान के दौरान बरती जाने वाली असावधानियों के कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे HIV अजय। मान लीजिए कोई व्यक्ति ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित हो। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, HIV कहलाता है। मान लीजिए कोई HIV फर्स्ट, HIV 2, HIV 1, HIV 2 टाइप की बीमारी से ग्रसित हो, या फिर कोई व्यक्ति HTL से ग्रसित हो। HTL भी फर्स्ट होता है, HTL भी सेकंड होता है। या बहुत सा व्यक्ति हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C से ग्रसित हो, या क्रूएट-जे-फेल्ट नामक बीमारी होती है जिससे जैक्स रोग होता है। इस तरह की बीमारियों से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है और इस तरह के व्यक्ति के द्वारा अगर रुधिर डोनेट कर दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति को रुधिर दे दिया जाता है ना, उसके भी इसी प्रकार की बीमारी होने का खतरा रहता है। इसीलिए हमें मुख्य रूप से इन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। तो पहली सावधानी लिखेंगे, दाता और रोगी के रक्त में एवं प्रतिजन का मिलान। दाता व रोगी में ABO प्रतिजन का मिलान करना पहली बात ये होगी। दूसरी बात में लिख देंगे हम, दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्वों का न होने की जांच करना। दाता के रक्त में हानिकारक व रोग कारक न होने की जांच करना। हानिकारक और रोग कारक न होने की जांच करना। RH कारक विशेष रूप से D का मिलान करना। दाता और रोगी के RH कारक ब्रैकेट में लिखता हूं, विशेष रूप से RH&D का मिलान। RH कारक का मिलान करना। इसके बाद अब इकट्ठा हो गया रुधिर, तो उसका क्या करना? संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात भंडारण करना। संग्रहित रक्त का वांछित का मतलब चाहिए गई प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षित भंडारण करना। प्रशिक्षित भंडारण कर दिया। अब उसके बाद किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना। संग्रहित रक्त को हर संभव संदूषित होने से बचाना।
और संग्रहण और आधान चिकित्सीय देखरेख में करना। रक्त का संग्रहण और आधान चिकित्सीय देख में करना। और इसका लास्ट पॉइंट लिख दो। अब पॉइंट बनता है यहां तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो रक्त आदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं, आपके सामने पॉइंट आ गया है। अब इसका एक और पॉइंट बनता है कि अगर मान लीजिए रक्तदान के दौरान ऐसा सावधानी बरतें तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का, यदि आप मान लीजिए रक्तदान के दौरान ऐसा सावधानी बरत ली तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। छोटा क्वेश्चन बनता है ये, तो लिखेंगे इसके लिए। रक्तदान के दौरान असावधानी से होने वाले रोग। असावधानी से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग असावधानी से होता है, असावधानी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए उन रोगों के बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं। नंबर 1 HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड का संक्रमण। HIV फर्स्ट तथा HIV 2 का संक्रमण। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ये। और है रोग कौन सा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या नाम है इसका, HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, यानी H वाली ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। AIDS का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पहले तो इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। नंबर 2, इस वायरस का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HTLV फर्स्ट, HTLV फर्स्ट तथा HTLV सेकेंड का संक्रमण। नंबर 3, क्या नाम है इसके पूरा, HTLV का पूरा नाम क्या जानते हो, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। अच्छा ये भी लिखवाऊं आपको मैं एक बार, HIV का पूरा नाम लिख लो। चलो ये पहले बीमारी लिखो उसके बाद लिखना। नंबर 3, तीसरे नंबर की जो बीमारी है उसके नाम लिखिए हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस B
नंबर 4 पर आप लिख दीजिए क्रू एट द फील्ड। क्रू एट द फील्ड। क्रू एट द फील्ड, इसको क्या कहते हैं? जैकब रोग भी कहते हैं। जैव रोग, कौन सा रोग कहते हैं? जैव रोग। जैव रोग, क्रू एट द फील्ड जैकब रोग कहते हैं। अब ये हो गया, इसमें से HIV का होना, HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो गया। और HTLV का पूरा नाम, HTLV का ह्यूमन टी लिम्फोटिक, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक, लिम्फोट्रोपिक, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोटिक वायरस है। इस प्रकार से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वायरस रोवेस और ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, आज के लिए आपका ये टॉपिक यहाँ तक ही है। अब मैं आपको रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व की जानकारी कल प्रदान करूँगा। HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, HIV हेपेटाइटिस C और जैकब रोग इसको कहते हैं। अगर इसको अधूरा आता है, नहीं बोलने में आता है ना आपसे, तो आप इसको जैकब भी कह सकते हैं, करते हैं इसमें। अगर आप इसे यूँ कह देंगे जैकब रोग, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।